नरसंहार पार्ट 2 को लेकर बात हो रही है। नरसंहार पार्ट 2 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं रूस यूक्रेन से, उसके हवाले से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि पहले बूचा, उसके बाद होस्टोमल और अब मारियोपोल में रूस ने तबाही मचा दी है। अलग अलग जगहों की खबरें आ रही हैं। मारियोपोल में 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। होस्टोमल में जहां बेसमेंट से 11 लाशें निकली थीं, आपको याद होगा बूचा में उससे पहले 300 से 500 लाशों का जिक्र हुआ था, लेकिन मारियोपोल से जो खबर आई है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। 5000 लोगों से ज्यादा ऐसे हैं जो नरसंहार का शिकार हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि मारियोपोल के गुनाह को रूस सबूत मिटाने में जुटा हुआ है। मारियोपोल के बंदरगाह पर भी रूसी कब्जा है। अब मारियोपोल के बारे में एक बार हम आपको जानकारी दे दें कि मारियोपोल वो जगह है जिसे आप लैंड ब्रिज कह सकते हैं क्रीमिया, रूस और डोनेट्स्क का, यानी वो इलाके डोनबास के जहां पर रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे में रूस के लिहाज से जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अब जब यह खबर सामने आती है कि 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार जो है वो किया गया है, तो ये परेशान करने वाली खबर, ये बड़ी खबर। मारियोपोल में गुनाह के सबूत फिलहाल रूस मिटा रहा है और ये नई और बड़ी जानकारी सामने आई है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, मारियोपोल बंदरगाह पर रूस का कब्जा हो गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त यही निकल कर आ रही है कि मारियोपोल में रूस ने भीषण तबाही मचा रखी है। 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नरसंहार मारियोपोल में किया गया है। नरसंहार इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बूचा की तस्वीरें आई जहां पर दुनिया ने पुतिन को युद्ध का अपराधी कहा, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की। उसके बाद होस्टोमल की तस्वीरें निकल कर आई जहां पर 11 लाशें निकली जिनके साथ अमानवीय तरीके से उन पर हमला करके उन्हें कत्ल किया गया था। और अब मारियोपोल, तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मारियोपोल का जिक्र हुआ है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले दिन से। गौरव, लैंड ब्रिज कहते हैं मारियोपोल को, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये जगह दोनों देशों के लिहाज से, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि 5000 लोगों का कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है, निशान मिटाए जा रहे हैं नरसंहार के। कैसे देखा जाए, क्योंकि ये खबर भी बहुत बड़ी है बूचा और होस्टोमल के बाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मारियोपोल में जो हो रहा है इससे बहुत चिंता है यहां यूक्रेन में सरकार को। उन्होंने कल एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन का आदेश दिया कि मारियोपोल में जो लोग रहते हैं, खार्किव में जो लोग रहते हैं यूक्रेनी नागरिक, वो जितना जल्दी वहां से निकल सके निकल जाए, क्योंकि वहां पर युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। लेकिन डर यह है कि अभी भी 1 लाख के आसपास लोग मारियोपोल में फंसे हो सकते हैं। ये संख्या उससे अधिक भी हो सकती है। नरसंहार की जो बात चल रही है, रूस की तरफ से भारी बमबारी हो रही है और भारी पलटवार यूक्रेन की तरफ से भी हो रहा है। इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और कई शहरों के कई इलाकों में दोनों ट्रूप्स, ग्राउंड वॉरफेयर भी बहुत जबरदस्त मारियोपोल में हो रहा है। ऐसी खबर यहां पर हमारे पास आ रही है और इसीलिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन की बात की जा रही है। जो बंदरगाह की जो आप बात कर रहे हैं शुभांकर, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सी ऑफ अजोव का जो एक्सेस ब्लैक सी को है वो पूरी तरह से कट जाएगा यूक्रेन का और यूक्रेन लैंडलॉक्ड हो जाएगा अगर मारियोपोल पूरी तरह से कट गया। और ये सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन को इस समय सता रहा है। उनकी कोशिश पुरजोर यही थी और इसीलिए कुछ पश्चिमी देशों से जो जमीन से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें थी उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने रूस का एक फ्रिगेट डुबा दिया था परसों। ये ऐसा उन्होंने दावा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन संख्या यूक्रेन के सिपाहियों की उस क्षेत्र में बहुत कम है और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि मारियोपोल के बंदरगाह पर रूस का कब्जा हो गया है। शहर में जो स्टील मिल का इलाका है वहां पर अभी भी यूक्रेन की सेना है और वो अपनी संख्या बढ़ा रही है एक बड़े पलटवार के लिए। शुभांकर, नहीं गौरव, ये सवाल इसलिए भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि जब बूचा का जिक्र आया तो रूस ने कहा कि देखिए हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल किया गया है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, हमने जो किया नहीं उसके आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पहले बूचा आता है, उसके बाद होस्टोमल आता है और अब फिर मारियोपोल आता है। ये तीनों घटनाएं जो हैं क्या बातचीत के दौर से दूर करती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया का दबाव बढ़ रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है बातचीत कहीं पीछे छूट चुकी है, अब उसका जिक्र भी नहीं है, ना कोई पहल करने वाला है कम से कम आने वाले कुछ दिनों महीनों तक।
मैं गौरव आपके पास आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिए आपको रोकूंगा, उसके बाद आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। खबर जो है वो हम आपको एक बार दर्शकों को बता दें। यूक्रेन ने एक बार फिर नाटो से अपील की है और यह अपील जो है उसका साथ देने की। अब देखिए, जहां पर बातचीत का दौर चल रहा था, बातचीत से तर हटकर अब वापस युद्ध की बात की जा रही है और ये युद्ध जो है वो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अपनी भीषण त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो से अपील की है कि इस नरसंहार को देखते हुए जल्द से जल्द सैन्य मदद की जाए। तो जो बातचीत चल रही थी, अब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। अब बातचीत जो है वो वापस नाटो से हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जंग के लिए और हथियार दीजिए, हमारे साथ वापस खड़े हुए। गौरव, ये सवाल इस बड़ी खबर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूक्रेनी विदेश मंत्री नाटो के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और अब वो मदद मांग रहे हैं जमीन पर, साथ लड़ने की भी और हथियारों की भी। तो क्या यह माना जाए, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि बातचीत पीछे छूट रही है, वो इन 3 घटनाओं के बाद नजर आ रही है? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही कह रहे हैं कि वो बातचीत तो चाहते हैं, लेकिन वो घुटनों के बल बातचीत नहीं चाहते और इसीलिए लगातार वो पश्चिमी देशों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ऑफेंसिव वेपन्स दिए जाएं, केवल डिफेंसिव वेपन्स नहीं। यानी वो S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लड़ाकू विमान भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि उनको टैंक दिए जाए और चेक रिपब्लिक ने उनको 5 यूनिट टैंक देने का आश्वासन दिया है। उनको एस्टोनिया से और कुछ और देशों से और वेपन्स और सिस्टम्स भी मिल रहे हैं। S-300 सिस्टम्स की वो मांग कर रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका उन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन सिस्टम दे और ये बहुत ही जो स्विच ब्लेड यूकैव्स है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, बहुत ही जबरदस्त अमेरिका के सिस्टम्स है जिनकी यूक्रेन इस समय मांग कर रहा है। इसके अलावा वो स्टार स्ट्रीक सरफेस टू एयर मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके में कुछ को तैनात भी किए जाने की खबर है। इसके अलावा स्टिंगर मिसाइल वो और मांग रहा है, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वो मांग रहा है। और हमने आज तक पर कल बूचा और हॉस्टबल से वो रिपोर्ट भी दिखाई किस तरह से टैंकों का कब्रगाह बना दिया था इन जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने। T-72 जैसे उमदा टैंक इसके आगे नहीं टिक पा रहे थे जैवलिन की अचूक मार के आगे। और ये जमीनी स्थिति हम दिखा चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। तो इस तरह के हथियार अधिक संख्या में यूक्रेन मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि आप हमारी मदद मत कीजिए, आप यूरोप की मदद कीजिए इस तरह के हथियार यूक्रेन को देकर, क्योंकि हम दीवार है रूस को रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। दोनेत्स्क से हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता गीता मोहन जुड़ रही हैं। गीता, आप जिस जगह पर आप हैं उस वहीं से मारियोपोल जो है उसे लैंड ब्रिज कहा जाता है। अब मारियोपोल में नरसंहार का जिक्र हुआ है, 5000 लोगों को मारे जाने, उनके निशान मिटाने की बात की जा रही है, नाटो से अपील की जा रही है। क्या देख रहे हैं इस युद्ध का हायर डायमेंशन, आपको क्या नजर आ रहा है जब बार बार ये नरसंहार की कहानियों का जिक्र अलग अलग शहरों को लेकर हो रहा है? देखिए, यहाँ पर पीछे तो नहीं हटने वाले डोनेट्स्क के फोर्सेस, लुहांस्क के फोर्सेस और रूस के फोर्सेस। मारियोपोल और वोल्गोनाखा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे जिनको अब रूसी कंट्रोल में है। इसके अलावा खेरसोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेलिटोपोल जो अभी रूसी कंट्रोल में है मेलिटोपोल। तो ये सारे इलाके अब जितने भी नेगोशिएशंस होंगे शुभांकर, यूक्रेन चाहेगा कि ये जो इलाके हैं वापस यूक्रेन को दिए जाए। ऐसा होने नहीं वाला। कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे थे जिसका इंटरव्यू हम थोड़े देर में चलाने वाले हैं। वो उन्होंने यही कहा कि ये हमारे ही इलाके हैं और हमारे ही रहेंगे, और अगर यूक्रेन नहीं मानेगा तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा तो ये बॉर्डर भी इंडिया पाकिस्तान की तरह हमेशा से टेंस्ड ही रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। तो क्या बातचीत को लेकर जो गुंजाइशें चल रही थी, हम सभी मान रहे थे कि दोनों बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो हैं आमने सामने बैठेंगे, उसके आसार कहीं नजर आ रहे हैं आपको हाल फिलहाल? देखिए, अगर राष्ट्रपति लेवल की बात भी हो जाए शुभांकर, अब रूस और डोनेट्स्क लुहांस्क के फोर्सेस पीछे नहीं हटने वाले। अगर उनको मिलिटरीली पीछे हटाया गया, अगर मदद इतनी आई इंटरनेशनल फोर्सेस से कि उनको पीछे हटा पाए यूक्रेन, तभी हट पाएंगे, वरना जो नए फ्रंट लाइन्स बन रहे हैं वो और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जरूरी ये है कि निगोशिएशंस जल्द से जल्द एक पॉलिटिकल लेवल पे आए जहां पर डिसीजन हो पाए कि यूक्रेन और डोनेट्स्क लुहांस्क के बीच में क्या लकीर खींचने वाली है या क्या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा जहां पे ऑटोनॉमी की बात वापस करेंगे और मिन्स्क एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है गौरव,
आपका और गीता, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। और अब बात करते हैं यहां पर एक और बड़ी खबर को लेकर। हम बता दें, गोरखपुर मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा जो है उसका कबूलनामा सामने आया है। इस कबूलनामा में मुर्तजा ऑन कैमरा ये कह रहा है कि सीए एनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इस गुस्से की वजह से उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। कई और बातें भी कही गई। इस वीडियो को देखकर यह साफ साफ नजर आ रहा है कि मुर्तजा को इस कदर रेडिकलाइज किया गया कि वो हत्या करने पर उतारू हो गया। क्या कह रहा है ये मुर्तजा, हम आपको सुनवाते हैं। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ आए, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। उसको मैं दिमाग में जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। तो यहां पर इस आरोपी को आपने सुना जिसने ये कबूलनामा किया है, अब्बासी मुर्तजा, जिसका ये बड़ा कबूलनामा कि उसे ऐसा लगता है कि CNRC में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। उसे ऐसा लगता था कि देश में मुसलमानों के साथ एक गलत भावना चल रही और इसी में उसने नाराजगी के चलते ये बड़ा फैसला लिया कि वो यहां पर हमला करेगा। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या वो थ्योरी अब खारिज हो जाएगी जिसमें जिक्र किया गया था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक ये खबर लगातार चर्चा में है, लेकिन अब बताइए कि जब ये कबूलनामा निकलकर सामने आया है तो क्या वो थ्योरी कम से कम साइड हो जाती है जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि देखिए मेंटली डिस्टर्ब है। यहां लग रहा है जो सबूत मिले हैं, जो बातें आई, जो कबूलनामा है कि प्लान था, एक नाराजगी है जिसका जिक्र वो कर रहा है और कबूल कर रहा है। देखिए, परिवार लगातार कह रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, मानसिक हालत ठीक नहीं थी। यहां तक कि कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि उसके पिता को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का शुभांकर ये कबूलनामा आया है, एक तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेडिकलाइज था। और जिस तरीके से उसने तमाम बातें कही हैं कि वो नेपाल से लौटा, उसने सीधा वो हाथों में वो हथियार खरीदा और वो कुछ ना कुछ कर जाना चाहता था। बेशक वो CNRC का नाम ले रहा है, कर्नाटक के हिजाब कंट्रोवर्सी का नाम ले रहा है, लेकिन वो अपने दिमाग से बिल्कुल इस बात को लेकर क्लियर था कि उसे कुछ ना कुछ करना था। तो वो लगातार जाकिर नाइक के जो वीडियोस की बात आ रही है वो उसके लैपटॉप से मिले हैं। वो घर से जा चुका था, एक रात उसने सिद्धार्थनगर में गुजारी और एक रात वो नेपाल में उसने रात में गुजारी और नेपाल से सीधा आया, उसने गाड़ी ली और वो कुछ न कुछ करने आया था, जिसकी बात वो खुल करके इस कबूलनामे में बोल रहा है कि चाहे जो हो वो कुछ न कुछ करके जाएगा। तो या तो वो बहुत ज्यादा ही सेल्फ रेडिकलाइज हो चुका था देखते देखते, लेकिन उसके कई जो है ना लिंक्स भी निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसे ATS और तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं लगातार खंगाल रही हैं। चाहे वो सिद्धार्थनगर में किसी एक शख्स को उठाया गया हो या फिर यहां तक कि सहारनपुर तक की चर्चा आ रही है। लेकिन इस बात में पूरी तरीके से इस वीडियो के सामने आने के बाद एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस टेरर एंगल की बात की जा रही थी कि ये सुनियोजित एक हमला है और ये हमला सुरक्षा बलों पर मंदिर पर हुआ है, ये तो कम से कम उसके कबूलनामे से साफ निकल करके आ रहा है। रही बात उसके मानसिक तौर पर बीमार होने की, तो परिवार ये दावा कर रहा है कि ये पहले से है, लेकिन उसके वीडियोस कुछ और बता रहे हैं। शुभंकर, नहीं, अब कुमार अभिषेक देखिए, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक वर्ग बार बार ये कह रहा है कि देखिए अगर उसे हमला करना होता तो क्या वो गेड़ासा या हथियार लेकर जाता, कोई बड़ा हथियार ले सकता था। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए सेल्फ रेडिकलाइज था, यानी खुद से ज्यादा वो हो गया था और उस वजह का असर जो है उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना था। लेकिन टेरर एंगल, ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन, इसके अलावा वीडियोस का मिलना, ये कबूलनामा, क्या उस थ्योरी को साइड करता है जिसमें बार बार कहा जा रहा है
कि देखिए एक छोटा हथियार लेकर वो क्यों गया, अगर यही उसे करना था, क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे जो बता रहे हैं कि उसे कुछ करना था, वो चाहे अपने स्तर पर ही करना था एक मैसेज देने के लिए। देखिए शुभंकर, उसमें एक थ्योरी ये भी है जो कि एजेंसियां बता रही हैं, वो ये कि वो छोटे हथियार के साथ बेशक गया हो, लेकिन उसका इरादा जो था वो वहां मौजूद पुलिस वाले पर हमला करके उसका हथियार छीनकर और उसके बाद आगे हमले करने का था। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से रेडिकलाइज था, ये बात तो साफ साफ उसको दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बातें वो कह रहा है। दूसरा, वो नेपाल से जब चला तो उसने बेशक छोटे हथियार खरीदे, गड़ासा खरीदा, लेकिन उसने खरीदा और उसका निशाना क्या था? उसका निशाना था कि उसे मंदिर तक जाना है, और उसने बकायदा टेम्पो लिया, टेम्पो पर बैठा और वहां जाकर उसने धार्मिक जो नारे हैं उस धार्मिक नारे को लगाया, नारेबाजी की, और उसके बाद वो हमला करता है। अब ये छोटा हथियार है, बड़ा हथियार है, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें तो कम से कम वो एक सोच के साथ तो पहुंचा ही था ना मंदिर, कि कुछ ना कुछ उसे करना है, और ये उस अपने वो उस वीडियो में उसको कबूल भी कर रहा है। अब जब दूसरी एजेंसियां, चाहे एटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, या फिर यहां तक कि एसटीएफ हो, इन तमाम लोगों ने जब उसको इंटेरोगेट किया है तो बहुत सारी चीजें निकल करके भी आई हैं, और कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए जो लोग, जिनके साथ ये कम से कम संपर्क में था, उनकी भी पहचान हो ही रही है, और इसके लैपटॉप से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। बिल्कुल कुमार अभिषेक, और शायद यही जो बात आप कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद में छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सोच मैटर करती है। जिनके वीडियोस वो देख रहा है वो कौन लोग हैं, किस सोच के साथ वो आया था, उस सोच को आधार बनाकर ही शायद एटीएस ने कहा था कि आतंकी लिंक से इसे हटाया नहीं जा सकता है। बात करते हैं अयोध्या से आई एक बड़ी खबर को लेकर। विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि हवाई अड्डे के लिए जमीन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। अयोध्या में आपको बता दें विकास की रफ्तार अब तेज होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन के कागजात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौंप दिए गए हैं। सीएम योगी ने कागजात सौंपे हैं, और ये एक बड़ी खबर, क्योंकि अयोध्या में अब हवाई अड्डा बहुत दिन दूर नहीं। गोरखपुर हमले की बात करेंगे, क्योंकि उसके आरोपी ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम और कई बड़े खुलासे किए हैं। हम आपको बता दें कि मुर्तजा ने कबूलनामा किया है, और कैमरे पर उसके कबूलनामे में ये बात निकल कर आई है जिसमें वो दावा कर रहा है कि देश में उसे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत हो रहा था। उसने सीए और एनआरसी का जिक्र किया इस कबूलनामे में। यह भी साफ हो गया कि वो दिमागी तौर पर मरने के लिए तैयार होकर आया था। अब आपको सुनवाते हैं आरोपी मुर्तजा का वो कबूलनामा, जिससे बहुत सारी थ्योरी साफ हो जाती है। सुनिए इस कबूलनामे में। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके वजह कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी जो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा है, तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच में बोला। तो देखिए बड़ी जानकारी यही निकल कर आई है कि मुर्तजा अब्बासी इस बात को कबूल करता है कि वो यहां पर प्लानिंग करके आया था, और बड़ी बात यह भी उसने कही कि वो मुसलमानों को लेकर देश में जो माहौल है, जैसा कि उसे लगता है, उसको लेकर परेशान था, और इसी बात से परेशान होकर वो कुछ बड़ा करना चाहता था, अपनी जान देना चाहता था। नेपाल का भी जिक्र उसने किया। CNRC के गुस्से में उसने मंदिर में हमला किया। यानी सोच जो है वो बहुत स्पष्ट थी इस खबर को लेकर आरोपी मुर्तजा की, और उसने इस बात को कबूल भी किया कि इसी वजह से उसने यहां पर हमला किया है। कर्नाटक हिजाब हमले को लेकर भी उसने जिक्र किया कि हिजाब की जो घटना थी उससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान था, और उसने कहा कि मैं इन तमाम घटनाओं को जब एक साथ देख रहा था तो मैं सो नहीं पा रहा था, इस वजह से ये हमला किया। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 रुपये का सामान था।
टेम्पो पर चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ आए, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। तो इन बातों को सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति कुल मिलाकर कबूल कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़े हैं। कुमार, शुरुआत में ATS की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी और यह कहा गया था कि आतंकी घटनाओं से इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब जब मुर्तजा का यह कबूलनामा निकलकर सामने आया तो उसमें दिखा रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं रेडिकलाइज हो चुका हूं। जिस तरह से इन बातों का असर उस पर हुआ, इस कबूलनामे का असर इस जांच में कितना अहम रहने वाला है? देखिए, ये कहीं ना कहीं उसका कुमार अभिषेक से दोबारा बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जो बात वो कह रहे थे उसे पूरी करेंगे, लेकिन वो घटना का CCTV फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो घटना गोरखपुर मंदिर में घटित हुई और इसी घटना को लेकर मुर्तजा का कबूलनामा जो है वो आया है। अब इस कबूलनामे का कितना बड़ा असर होगा इस जांच में कितनी लीड मिलेगी, कौन से नए पहलू मिलेंगे, उन पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि इस व्यक्ति ने प्लान किया था कि यहां पर हमला करना है। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये कबूलनामा क्या है। मुर्तजा जो है उसने पूरी तरह से ये मान लिया था कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कुछ अलग हो रहा है और इसी रेडिकलाइज होने के चलते वो ये तय कर चुका था कि कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जिसकी गूंज धमक दूर तक सुनाई पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे पढ़ाई लिखाई करके अपनी दुनिया को छोड़कर मरने मारने की राह पर चल गया वो? किसने उसके दिमाग में जहर भरा था और कैसे एक पढ़ा लिखा शख्स आतंकवादी बन जाता है? इसके पीछे कौन था? क्या कोई शख्स इसके पीछे था एक ऐसा शख्स जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसको मुर्तजा ने अपना गुरु बना लिया था। अब ये देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। खतरनाक कनेक्शन सीरिया से इसके जुड़ाव जो है देखने को मिले हैं। इसके अलावा ISIS की सोच से प्रभावित था और जाकिर नाइक के वीडियोस जो हैं वो इसके लैपटॉप में मिले हैं, जो ये बताते हैं कि दिमाग को इन्फ्लुएंस करने में, आतंकवाद की तरफ एक पढ़े लिखे इंसान में इन तमाम चीजों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। गोरखपुर यहीं का रहने वाला मुर्तजा था और क्या क्या जानकारियां इसको लेकर और हैं। मुंबई में यह नौकरी करता था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, इसलिए इसे नौकरी मिल गई, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन फिर इन तमाम वीडियोस, इन चीजों का असर यह हुआ कि वहां से वो नेपाल में चला गया। नेपाल में यहां से उसके जब मददगार जो है महाराजगंज में पकड़े गए, उसके बाद यहां पर इसका जौनपुर में ससुराल था। तो ये तमाम कनेक्शन जो हैं इसके देश के अलग अलग शहरों में हम आपको बता रहे हैं। जामनगर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी इसने नौकरी की थी। इसके अलावा गोरखपुर का ये रहने वाला था और आखिर में गोरखनाथ मंदिर में इसने हमला किया। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, इस कबूलनामे का क्या असर देख रहे हैं आप? इस जांच पड़ताल में कितनी अहम भूमिका रहने वाली है इस पूरी क्लिप की जो इसके जरिए आई है? देखिए शुभंकर, ये कबूलनामा बेहद अहम होने जा रहा है और जांच एजेंसियां जिस बात को शुरू से कह रही थी कि ये कहीं ना कहीं रेडिकलाइज है, कोई ना कोई इसमें टेरर एंगल है और ये सीधा साधा सिर्फ ये मामला नहीं है कि ये डिप्रेशन में था या मानसिक रूप से बीमार था इसलिए ये हमला किया है। जो इसका वीडियो निकल करके सामने आया है ये साफ दिखा रहा है कि वजह चाहे जो हो, CNRC की बात कर रहा हो या फिर कर्नाटक हिजाब की बात कर रहा हो, बट ये कहीं ना कहीं रेडिकलाइज हो चुका था। और रेडिकलाइज सिर्फ इन 2 वजहों से नहीं हुआ था जो सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं। उसके मुताबिक ये लगातार यमन के वीडियोस देखा करता था, ये जाकिर नाइक के वीडियोस देखा करता था और साथ साथ कई और देश दुनिया की घटनाओं का इस पर गहरा असर था। और ये सेल्फ रेडिकलाइज किस्म का एक शख्स था जिसने जानबूझ करके पूरे प्लानिंग के साथ ये आया है और इसने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। देखिए, जो वो बोल रहा है वो साफ बोल रहा है कि
चाहे जो हो कुछ ना कुछ करके ही जाना था। और जो ये बात निकल करके आ रही है बार बार कि उसके पास हथियार बहुत छोटे थे, तो वो उसके पास बेशक बड़े हथियार ना हो, लेकिन हमले का एक तरीका ये भी है कि पुलिस वालों पर हमला करो और उसके बाद उससे हथियार छीन करके और फिर बड़ा हमला करो। तो कुमार अभिषेक, इसी को लेकर अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि उनके पिता का पक्ष सुनाना चाहिए। पिता उसके बार बार कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार है वो, लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए भले ही छोटे हथियारों के साथ आया हो, लेकिन मकसद बड़ा था, प्लानिंग बड़ी थी, हथियार छीनने का जिक्र, तो क्या अब इस पर सियासत भी हम देखेंगे? और इसकी प्लानिंग जो थी, हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों को बता दें कि एटीएस के हवाले से, पुलिस के हवाले से क्या बात निकल कर आई है, कैसे इस हमले को बड़ा करना था, शुरुआत छोटे हथियारों के साथ। देखिए शुभांकर, जो अगर आप डॉट्स को जोड़ें तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मंदिर पे शाम को हमला करता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसके कई कनेक्शंस सामने निकल करके आते हैं। 2 दिन पहले कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर गए थे और उसके बाद से वो घर से निकल चुका था। उसके बाद वो जाता कहां है? वो सिद्धार्थनगर जाता है, नेपाल के बॉर्डर पर, फिर रात को नेपाल रुकता है। एक रात वो नेपाल रुकता है, जिसका उसने अपने वीडियो में भी जिक्र किया है कि वो बहुत दिमागी रूप से परेशान हो गया था और उसे कुछ न कुछ करना था। जब वो नेपाल से चलता है तो फिर बस के जरिए आता है और फिर गोरखपुर में वो टेम्पो से आता है और टेम्पो से उतर करके सीधा वो मंदिर जाकर के हमला करता है। और जब वो उसके इस पूरे कबूलनामे को आप देखेंगे तो उसमें इस बात का वो जिक्र कर रहा होता है कि वो क्यों हमला करना चाह रहा था। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ निकल करके आ रही है कि वो मंदिर के सुरक्षा गार्ड पर जो उसने हमला किया वो बिल्कुल सोच समझ करके किया है। बेशक उसे अपने परेशानी की बात कही है कि वो सीए एनआरसी से परेशान था, कर्नाटक की घटनाओं से परेशान था, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी कुंडली खंगाली, यानी कि जब उसका लैपटॉप खंगाला, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें वो काफी पहले से देश और दुनिया के बड़े जो कट्टरपंथी नेता हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनको वो फॉलो करता रहा है। जाकिर नायक है, यमन का एक बड़ा मौलवी है, उसका फलाकी, उसको वो फॉलो करता दिखा है। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इस बात का संकेत दे रही हैं कि ये लड़का रेडिकलाइज तो था। अब इसके कनेक्शंस कितने थे, इस पर अभी गहन जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों को एटीएस ने और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है, इसके संपर्कों की पूछताछ चल रही है। लेकिन जो ये हमला करने आया था वो सुनियोजित था, वो सोच कर आया था, और वो मरने मारने सबके लिए, यानी कि सिर पर कफन बांधने की जो बात होती है ना कि सर पे कफन बांध करके आना, तो वो उस तरीके से वो वहां पर पहुंचा था। तो इसके पीछे की और वजह क्या है, इस पर और सुरक्षा एजेंसियां भी मुझे लग रहा है कि काम कर रही हैं। और ये बड़ी बात जो आपने कही कि सिर पर कफन बांध कर निकलना, मतलब एक मकसद के साथ निकलना, वो मकसद क्या था? दहशत फैलाना। आपको यह समझना पड़ेगा। कुमार अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि गोरखपुर हमले के आरोपी ने एटीएस की पूछताछ में कई और भी बड़े खुलासे किए हैं। मुर्तजा का कबूलनामा जो है वो कैमरे पर सामने आया है और उसमें वो दावा कर रहा है कि मुसलमानों के साथ उसे ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। सीए एनआरसी का भी उसने जिक्र किया। इस कबूलनामे से यह भी साफ हो गया कि वो दिमागी तौर पर मरने के लिए तैयार होकर आया था। जो बात यहां पर कुमार अभिषेक भी कह रहे थे, सर पर कफन बांधकर निकलना। हम आपको सुनाते हैं मुर्तजा का वो कबूलनामा। गोरखधाम मंदिर के बाहर इस बेखौफ हमले से सनसनी मचा देने वाले गोरखपुर केमिकल इंजीनियर मुर्तजा अब्बासी के दिमाग में आखिर किसने भरा था जहर? कौन था वो शख्स जिसकी बातें सुनकर मुर्तजा खून खराबा मचाने पर आमादा था? किसकी वजह से वह खुद जान देने पर आमादा था? लेकिन पहले कई बेगुनाहों की जान लेने के बाद मुर्तजा अगर मोहरा था तो उसे किसने कट्टरपंथ की राह पर धकेल दिया था? और कैसे उसको स्लीपर सेल में तब्दील कर दिया था जो कभी भी वुल्फ अटैक कर सकता था? पुलिस से लेकर एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां खुद को मानसिक रूप से कमजोर बता रहे मुर्तजा अब्बासी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुर्तजा आतंक की राह पर आगे बढ़ा था और किसकी बातें सुनकर वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। किसकी बातों से प्रभावित था मुर्तजा? किसकी सीख को उसूल मानता था मुर्तजा? आतंक की राह मुर्तजा को किसने दिखाई? कौन था मुर्तजा का गुरुदेव? तो मिलिए मुर्तजा अब्बासी के गुरु से, जिसकी बातें मुर्तजा के लिए उसूल बन चुकी थी। एटीएस की पूछताछ में खुद मुर्तजा ने जिसको अपना गुरु बताया था, एक ऐसा शख्स जिसको दुनिया
एक खतरनाक आतंकी के रूप में पहचानती है और जो मौत की नींद सुलाया जा चुका है। नाम इमाम अनवर अल हलाकी, संगठन अल कायदा, नागरिकता यमन अमेरिकी, काम धर्म के नाम पर आतंक फैलाना। ढेर किया गया साल 2011 में। जी हां, इमाम अनवर अल हलाकी को ही मुर्तजा अब्बासी अपना गुरु मानता था। मुर्तजा IIT में पढ़कर तरक्की की राह पर बढ़ने की जगह अपने लैपटॉप पर अल-कायदा के इस सबसे खतरनाक आतंकी के वीडियो देखा करता था। मुर्तजा जब 20 साल का था तभी हलाकी को अमेरिकी के कमांडो ड्रोन हमले में ढेर कर चुके थे। लेकिन मुर्तजा इंटरनेट पर अपने इस गुरु के भाषण देखता था। मुर्तजा का ये गुरु इतना खूंखार था कि किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को फिदायीन हमलावर बनने के लिए राजी करने का मादा रखता था। मुर्तजा का ये गुरु इतना खतरनाक आतंकी था कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसको मारने का आदेश दिया था और इसके बाद 2011 में ड्रोन हमले में 3 और आतंकियों के साथ उसको ढेर कर दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुर्तजा का ये गुरु इतना शातिर, इतना हार्डकोर आतंकी था कि वो ओसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा में नंबर 2 बनने की हैसियत रखता था। कहा जा रहा था कि वो अल जवाहिरी की जगह ले लेगा। जरा इस आतंकी के बारे में जान लीजिए। वो अंग्रेजी में तकरीर करता था, ब्लॉग लिखता था, किताबें लिखता था, स्टडी सेशन लेता था, तकरीरें करता था। उसको दिमाग में जहर भरने में महारत हासिल थी। उसके वीडियो और भाषण आज भी नेट पर हैं और मुर्तजा भी इनको देखा करता था। यही भाषण देखकर उसने आतंक की राह चुनी और अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा था। मुर्तजा ISIS के आतंकी हमलों के वीडियो भी देखता था। सीरिया के आतंकी संगठनों को वो पैसे की मदद भी कर चुका था। मुर्तजा के इरादे भी खतरनाक थे। उसने तय कर लिया था कि पहले वो सिपाहियों पर हमला करेगा और फिर जवानों की SLR राइफल छीनकर मंदिर में आए श्रद्धालुओं को निशाना बनाएगा। उसके गुरु हलाकी की तकरीरों में भी कहा जाता था कि धर्म के लिए जान देनी चाहिए, धर्म के विरोधियों की जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। और यही करने जा रहा था मुर्तजा अब्बासी। संतोष शर्मा, आज तक। तो कई कहानियां, कई एंगल, कई बातें निकल कर आई हैं जो इस जांच में अहम भूमिका निभाएंगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।